पवित्रा के 5 बेटे थे। पवित्रा के 5 बेटे पंकज, नीरज, रवि, अर्जुन और शेखर की शादी की उम्र हो चली थी, पर अब तक पवित्रा के किसी भी बेटे ने शादी नहीं की थी। इसलिए पवित्रा भी अब ठान लेती है कि वो अपने 5 बेटे की शादी एक साथ एक ही दिन करवाएगी, और इसलिए पवित्रा अपने 5 बेटों से बात करती है। अरे मेरे बच्चों, अब तो मान जाओ अपनी बूढ़ी माँ की बात। अगर मैं मर जाऊंगी तब जाके शादी करोगे? अरे तुम नहीं चाहते क्या कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी बीवियों की शक्ल देख ले? माँ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हम 5 भाई तो तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए शादी नहीं कर रहे। शादी के बाद बेकार ही तुम्हें बहू की सरदर्दी होगी और तुम 5 बहू को झेल नहीं पाओगी। तुम 5 को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे अपनी बहुओं को झेलूंगी। तुम बस इस बात की चिंता करो कि तुम कैसे अपनी बीवियों को झेलोगे। माँ, लगता है इस बार तुमने अपना मन बना लिया है हम 5 भाई की शादी करवाने का। अब जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो खुद ही लड़की देख लो। हम 5 भाई करने को तैयार है शादी। अब क्या था, जैसे ही पवित्रा के 5 बेटे शादी के लिए हाँ करते हैं, पवित्रा अपने 5 बेटों के लिए लड़कियां देखने लगती है और बहुत जल्द पवित्रा को 5 संस्कारी लड़कियां मिलती हैं, जिनका नाम होता है सुधा, अंजलि, निशा, गौरी और आंचल। पर वो 5 लड़कियां अपनी माँ के साथ एक वीरान हवेली में रहा करती थी, जहाँ कोई नहीं आता जाता था। पर पवित्रा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये सोचकर कि उसकी होने वाली बहू अमीर है, वो बिना जांच किए ही अपने 5 बेटों की शादी उन 5 लड़कियों से करवा देती है और शादी के बाद अपनी 5 बहुओं से कहती है, मेरी 5 बहू किसी अप्सरा से कम नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी 5 बहू। माँ जी, वो तो आपका हमें देखने का नजरिया है। आप बहुत अच्छे हैं। आपसे पहले जितने भी औरतें हमें अपने बेटों के लिए देखने आई हैं, उन्होंने तो हमारे मुंह पर हमें बददुआ दी और हमारी बुराई लेकर गई हैं। माँ जी, अंजलि की आदत है लोगों को डराना और मजाक करना। आप इसकी बातों पर मत जाइए। अरे मुझे तो बहुत मजाकिया बहू मिली है। अब तो मेरी बहुत बना करेगी मेरी बहुओं से। अच्छा, मैं तुम 5 को ये बताने आई थी कि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो खाने में कुछ मीठा बनाना। शुरुआत मीठे से करनी है। माँ जी, हम सब जानते हैं और हम सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आखिर कल ही वो दिन है जब आप हमारे हाथों का खाना खाएंगी और हम 5 बहनों। हम 5 बहनें क्या बहू? कुछ नहीं माँ जी, गौरी की तो आदत है अधूरी बात करने की। इसकी बातों का सर पैर नहीं होता, इसलिए आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। पवित्रा के जाते ही पवित्रा की 5 बहुएं अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती हैं। पवित्रा इस बात से अनजान थी कि उसकी 5 नई बहू के रूप में कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल आई हैं। पवित्रा के जाते ही वो 5 चुड़ैल आपस में बात करती हैं। तुम सब पागल हो गई हो क्या? अगर हमारी सास को पता चल गया कि हम 5 चुड़ैल हैं और कल उन्होंने हमारे हाथ का बना हुआ भेजा फ्राई और भेजा कीमा नहीं खाया, तो जानती हो ना कि हम 5 कभी दोबारा इंसान नहीं बन पाएंगी। निशा, तू अंजलि और गौरी को माफ कर दे। कहने को तो मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे समझदार मुझे होना चाहिए, पर देखना मैं कितनी डरपोक हूँ, इसीलिए तुम उन पर गुस्सा मत हो। अब सुधा के कहने पर निशा अपनी 4 बहनों को माफ कर देती है और अगली सुबह पवित्रा की 4 बहू किचन में जाते ही अपना असली रूप ले लेती है और खाने की तैयारी करने लगती हैं। कुछ देर बाद गौरी 5 इंसान को मारकर उसका भेजा ले आती है और 5 बहनें मिलकर उस भेजे का खाना बनाने लगती हैं। और थोड़ी ही देर बाद सुधा निशा से कहती है, निशा, माँ जी ने कहा था कि कुछ मीठे से शुरुआत करनी है। अगर हम उन्हें सारा खाना नमकीन ही देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे ना, और हमारे हाथों का बना हुआ खाना भी नहीं खा पाएंगी। सही कहा तुमने। ये जो थोड़ा सा भेजा बचा है, इस भेजे का हम रसगुल्ला बनाकर अपनी सास को खिलाएंगे। अब 5 चुड़ैल नई बहू खाना बनाकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद पवित्रा की 5 नई बहू खाना बनाकर पवित्रा के पास पहुंचती हैं और खाने में अच्छे अच्छे पकवान देखकर पवित्रा खुश हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज तुम 5 ने कितनी लाजवाब चीज बनाई है। लेकिन हमारे घर का एक रिवाज है कि नई बहू के हाथ से बना हुआ खाना सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, इसीलिए तुम भगवान को भोग लगा दो पहले। भगवान का नाम सुनते ही सुधा डर जाती है और डर से अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद पवित्रा को अपने 5 नई चुड़ैल बहुओं का पता चल जाता है। ये तो चुड़ैल है। मैं तो अपने घर में बहू लेकर आई थी जो कि पूरी इंसान थी। सुधा, डरपोक कहीं की, हम चुड़ैल हैं और तू एक इंसान से डर गई। हम 4 को अपने असली रूप में आना ही होगा। क्योंकि पवित्रा जान चुकी थी कि उसकी 5 नई बहुएं चुड़ैल हैं, इसलिए अब पवित्रा की 5 बहुएं अपने असली रूप में आ जाती हैं।
देखो माँ जी, भले ही हम चुड़ैल हैं पर हैं तो तुम्हारी बहू, और तुम ही हमें इस चुड़ैल रूप से मुक्त कर सकती हो अगर तुम हमारे हाथों का बना खाना खा लो तो। हम एक इंसान बन जाएंगे। आज से कई साल पहले हमारी उस हवेली में मौत हो गई थी और हम चुड़ैल बन गए थे। हमने कई सारी चुड़ैलों की जिंदगी जी है, तब जाग कर के हमें वरदान मिला है कि अगर हम किसी इंसान से शादी कर ले और अपनी सास को पहली रसोई में अपने हाथ से खाना खिला दें तो फिर हम इंसान बन जाएंगे चुड़ैल से। इसीलिए आप मरना नहीं चाहती तो हमारे हाथों का खाना खा लीजिए। अगर तुम पांचों चुड़ैल मुझे और मेरे बेटे को मारना चाहती हो ना तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगी और हम एक चुड़ैल को इंसान कभी बनने नहीं देंगे। बहनों, इसने हमारे हाथों का खाना खाने से मना कर दिया। मार डालो इसे और इसके बेटों को भी। अब हमारा ससुराल इंसान नहीं चुड़ैल होगा। क्या तुम पांचों सच में हमें मार डालोगी? अरे कम से कम मुझ पे ना सही लेकिन अपने पति पे तो तरस खाओ। अपने सुहाग को कैसे मार सकती हो तुम पांचों? माँ जी, अगर आपने हमारे हाथों का बना भेजा फ्राई, भेजा कीमा, भेजा रसगुल्ला खाया होता तो शायद आप जिंदा रहती और हम भी इंसान बन जाते, पर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब आपको चुड़ैल बनना होगा। देखिए माँ जी, हम आपको मारना नहीं चाहते, इसीलिए हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। हमारे हाथों का बना खाना खा लीजिए। हम चुड़ैल कभी मजाक नहीं करते। अगर आपने खाना नहीं खाया तो हमें मजबूरन आप सबको मारना होगा, क्योंकि आपको हमारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम पांचों चुड़ैल हो और चुड़ैल कभी सच नहीं कहते। अगर तुम पांचों मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन मैं कभी किसी इंसान के भेजे का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी। पवित्रा की 5 नई चुड़ैल बहुएं पवित्र को और उसके 5 बेटों को मार देती हैं। मरने के बाद पवित्रा भी एक चुड़ैल बन जाती है, जिसके बाद पवित्रा का घर एक इंसान घर से चुड़ैलों का घर बन जाता है और अब वहाँ कोई इंसान नहीं बचता। ममता अपनी बहू पूर्वी के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, क्योंकि पूर्वी एक गरीब घर से थी। साथ ही ममता के बेटे विपुल ने पूर्वी से अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिस कारण ममता पूर्वी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन ममता अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। और बता, तेरे बेटे की शादी तो अभी अभी हुई है ना, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे बस पूरी लाइफ बढ़िया चल रही है। और वैसे भी एक ससुराल वालों को चाहिए क्या, वो बस इतना चाहते हैं कि उनके घर में जो बहू आ रही है वो खूब सारा दहेज लेकर आए और इसी से बहू अपनी सास को खुश कर देती है। मेरी बहू तो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, खूब सारा दान दहेज लेकर आई है। अरे कोई कमी नहीं की उसके माँ बाप ने शादी में, तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। बाकी तू बता कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत खराब है। मेरे बेटे ने तो लव मैरिज के चक्कर में आने वाले दान दहेज को लात मार दिया और इस गरीब लड़की से शादी कर ली, वरना बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए। आखिर मेरा बेटा इतना सुंदर है और हर चीज में निपुण है, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल लगाया भिखारन से तो राजकुमारी क्या चीज है। तभी वहाँ पूर्वी चाय नाश्ता लिए आती है और अपनी सास को देती है, जिसपे उसकी सास उस पर चिल्लाते हुए उससे बोलती है, अरे गंवार कहीं की, इतना समय लगता है क्या चाय नाश्ता बनाने में? कोई संस्कार नहीं दिए हैं क्या तेरे माँ बाप ने? या फिर अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाता है यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने? मुझे तो लगता है कि तेरी माँ ने भी यही किया होगा अपने टाइम पे, लेकिन अफसोस कि तेरी माँ ने अमीर की जगह गरीब को फंसाया, क्योंकि कोई शरीफ इंसान तुम जैसे गरीब लोगों से शादी करने में तो इंटरेस्टेड होगा नहीं। इसलिए तेरी माँ ने भी तेरी तरह तेरे बाप को फंसाया और शादी कर ली, और बेटी भी अब अपनी माँ के ही नक्शे कदम पे चल रही है। अब खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, चल जा यहाँ से। थोड़ी देर बाद पूर्वी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और तभी पूर्वी की माँ किशोरी देवी का फोन आता है। क्या हुआ पूर्वी, तेरी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। तू परेशान है क्या? आखिर हुआ क्या ऐसा जिसने मेरी बेटी का मन उदास कर दिया? किशोरी देवी पूर्विका को सच बताने पर मजबूर कर देती है। बेचारी पूर्वी अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसके बाद किशोरी देवी को कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन फिर से ममता पूर्वी को दहेज के लिए बोलने लगती है, उसे प्रताड़ित करते हुए, उसके बाल खींचते हुए उससे कहती है, अब अगर तू या फिर तेरी माँ चाहती है कि तू इस घर में अच्छे से रहे
तो जो जो सामान मैं चाहती हूँ वो मुझे सही समय पर ला कर दे दो, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे अरमान थे अपने बेटे की शादी को लेकर, दान दहेज को लेकर। उन सारे अरमान पर तेरी वजह से ही पानी फिर गया है। इसीलिए मुझे पूरे 10 लाख रुपए कैश और बहुत सारे जेवर चाहिए। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक तेरी माँ मुझे ये सब देती रहेगी। पूर्विका की सास उसे मारी रही होती है कि तभी वहाँ पूर्विका की माँ आ जाती है। पूर्वी की माँ की ममता आगे हाथ पैर जोड़ने लगती है। तभी ममता कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारी औकात नहीं है ये सब देने की तो मैं जैसा चाहती हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी इस घर में अच्छे से रहे और तुम्हारी बेटी को कोई काम भी ना करना पड़े, इसीलिए तुम्हें इस घर की नौकरानी बनना पड़ेगा। और हाँ, मेरे मन मुताबिक ही तुम्हें इस घर का काम करना होगा और तुम्हारी बेटी कोई घर का काम नहीं करेगी, जिससे तुम्हें दान दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हारी बेटी का घर संसार भी बचा रहेगा। अगर अपनी बेटी का घर परिवार बनाने के लिए मुझे उसके ससुराल में नौकरानी ही बनना पड़ेगा तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। बस आप मेरी बेटी को कुछ मत करो, मैं जीवन भर यहाँ नौकरानी बनकर रहूंगी। इस तरह से पूर्वी की माँ अब अपनी ही बेटी के ससुराल में नौकरानी बन जाती है। ममता पूर्वी के सामने ही उसकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। ऐसे ही एक दिन ममता पूर्वी की माँ को आवाज लगाते हुए उससे कहती है, अरे गरीब नौकरानी, जरा पानी लेकर आ मेरे लिए। ममता सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ी रही होती है कि तभी पूर्वी की माँ गिलास में पानी लेकर आती है। ममता जानबूझकर अपना पैर आगे कर देती है, जिससे पूर्वी की माँ का बैलेंस बिगड़ जाता है और पानी ममता के पैरों के ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद ममता गुस्से से कहती है, ओहो, तेरा दिमाग तो ठीक है ना गरीब कहीं की। एक काम कर, अपने इस साड़ी के पल्लू से ना मेरे पैर पे गिरा हुआ पानी पोंछ। पूर्वी की माँ अपनी साड़ी के पल्लू से ममता के पैर पर गिरे हुए पानी को पोंछने लगती है। ये सब देखकर पूर्वी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ आती है और अपनी सास से बोलती है, बस माँ जी, आपका ना बहुत हो गया। आपको जितना बुरा मेरे साथ और मेरी माँ के साथ करना था आपने कर लिया। आपको बहुत घमंड है ना अपने इस पैसे और दौलत पर, इस अमीरी पर। तो याद रखना, घमंड करने वालों का घमंड अक्सर अपना समय आने पर चूर हो जाता है। जिस दौलत पर, जिस पैसों पर आप इतनी अकड़ दिखा रही हो ना, वो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। यही बद्दुआ है मेरी। इतना बोलकर पूर्वी अपनी माँ को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद पूर्वी का पति पूर्वी को यहाँ वहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पूर्वी उसे कहीं नहीं मिलती। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद ममता देवी की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। पूर्वी के जाने के बाद ममता देवी का बेटा उसकी याद में डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो वही ममता देवी अपने बेटे की तबीयत के लिए यहाँ वहाँ पूर्वी को ढूंढती है, साथ ही बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाती है, लेकिन उसके बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। धीरे धीरे ममता देवी अब कंगाली की ओर बढ़ती जा रही थी। ममता देवी के पास अब जो बचा कुचा घर था वो भी नहीं था। बेचारी यहाँ वहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही थी। ऐसे ही एक दिन ममता देवी अपने बीमार बेटे को लेकर पैदल ही सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक एक चमचमाती कार ममता देवी के पास आकर रुकती है, जिसमें से पूर्वी भी निकलती है। पूर्वी अपनी सास और पति की हालत देखकर उनसे कहती है, आए माँ जी, आप और इनको क्या हुआ? मेरा घमंड टूट गया बहू। तूने बिल्कुल सही कहा था कि मैं जिस पैसे और जिस अमीरी का घमंड कर रही हूँ ना, वो मेरे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। और मैं अपने ही घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा करूंगी तो वो लक्ष्मी कहाँ तक टिकेगी मेरे पास। सच बताऊं, तेरे जाने के बाद ना मेरे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई। उसने तुझे ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू उसे कहीं नहीं मिली, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया और धीरे धीरे ये पूरी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ तबाह हो गया बहू। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप गाड़ी में बैठो, मैं इलाज करवाऊंगी इनका और मेरे आने के बाद अब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पूर्वी अपनी सास के आगे कोई भी पुरानी बातें नहीं करती, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति को लेकर हॉस्पिटल जाती है। कुछ साल तक पूर्वी के पति का ट्रीटमेंट चलता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है। अब पूर्वी का पति पहले जैसा ठीक हो जाता है।
ममता देवी को अपने किए और अपने कर्मों पर बहुत बुरा लगता है और पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू और उसकी माँ के साथ किए हुए हर बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। पूर्वी अपनी सास को माफ कर देती है और उसे फिर से एक नई जीवन की शुरुआत के लिए अपने साथ लेकर चलती है। ये कहानी है सुमन की, जो बड़ी तो हो चुकी थी पर उसके कपड़ों में पॉटी करने की आदत नहीं गई थी। सुमन और उसकी माँ ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। आज सुमन की शादी को 1 महीना हो चुका था और 1 महीने बाद उसका पति रौनक और इस बात की खुशी सुमन और उसकी सास को थी। पर सुमन को खुशी के साथ डर भी था कि कहीं रौनक को उसका सच ना पता चल जाए। सुमन बहू, मैं जानती हूँ कि तू आज बहुत खुश होगी क्योंकि 1 महीने बाद तू अपने पति को देखेगी। जानती हूँ मैं कितना बुरा लगता होगा जब शादी के तुरंत बाद पति अपनी ड्यूटी के लिए काम पर चला जाए तो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मैंने एक फौजी से शादी करी है। पर माँ जी, रौनक जी को इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? मेरा मतलब है अभी 1 महीने पहले तो शादी में उन्हें छुट्टी मिली थी। वो इसलिए बहू क्योंकि रौनक की जब से नौकरी लगी है तब से उसने एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। उसने पहली बार शादी में 2 महीने की छुट्टी ली थी, पर किसी वजह से ना उसकी छुट्टी भी कैंसिल हो गई थी और शादी के तुरंत बाद उसे जाना पड़ गया था। और बस यही एक कारण है कि फिर से उसे 2 महीने की छुट्टी मिल रही है और इस बार वो 1 महीने बाद वापस आ रहा है। इतना बोलकर ललिता चली जाती है। सुमन खुश थी लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई के बारे में उसके पति को पता न चल जाए। क्या करूं? आज रात तक रौनक जी आ जाएंगे और अगर रात में उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो नहीं, मैं अपनी सच्चाई का पता किसी को नहीं चलने दे सकती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगती है और जिस बात का उसे डर होता है वही हो जाता है। घबराहट के कारण कपड़ों में ही उसकी पॉटी हो जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो लग रहा है बहुत जल्द रौनक जी को सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से सुमन अपने कपड़े बदल लेती है और कपड़े बदल कर जब बाहर हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास ललिता एक छोटे से बच्चे को खिला रही है। क्या हुआ बेटा, तुझे माँ के पास जाना है? एक काम कर, तू अपनी माँ के पास चली जा। तू बस अपनी माँ से ही प्यार करती है। माँ जी, आप फिर से इस बच्चे को घर ले आई। आप इस तरह से इस बच्चे के साथ खेलती हैं, साफ जाहिर होता है आपको छोटे बच्चे कितने पसंद है। हाँ बहू, मुझे ना छोटे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द मुझे ना एक वारिस दे दे इस घर में, ताकि मैं अपने पोता पोती के साथ खेलूं। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊँ? यहाँ मैं अपनी पोटी रोक नहीं पाती। बच्चे को कैसे संभालूंगी? मैं अपने बच्चे की पोटी साफ करूंगी कि अपनी? क्या सोचने लगी? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा ले, तू थोड़ी देर खिला ले जब तक मैं दवाई खा लेती हूँ। अब ललिता छोटे से बच्चे को सुमन की गोद में देखती है और वो बच्चा सुमन की गोद में जाते ही सुसु कर देता है, जिसके बाद सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसने तो मेरे ऊपर सुसु पोटी दोनों कर दिया। अब मैं क्या करूँ? हाँ बहू, बच्चे ने सुसु और पोटी ही तो किया है और वैसे भी बच्चों का यही काम है। और इसकी माँ तो इसे हमेशा हगिस पहना कर रखती है, पर लगता है कि आज इसकी माँ ने इसे हगिस पहनाना भूल गई और मुझे दे दिया ऐसे ही। पर कोई बात नहीं, मैं आकर दवाई खा लूंगी। पहले मैं इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। इतना बोलकर ललिता सुमन के हाथों से उस बच्चे को ले लेती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन के दिमाग में एक प्लान बनता है और वो खुद से कहती है, हगीज, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब तो एडल्ट का भी हगीज आता है। ये सही रहेगा। जब तक रौनक जी रहेंगे मैं हगीज पहन कर रखा करूँ। क्या था, अब सुमन अपनी सच्चाई सबसे छुपाने के लिए जल्दी से दुकान से जाकर कुछ डायपर के पैकेट्स लेकर आती है और जब शाम को रौनक घर आता है तो उसके आने से पहले ही सुमन हगीज पहन लेती है। मैं आ गया। कैसे हो आप दोनों? आज अपनी बीवी को इस तरह से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपको इस तरह से देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज कितने दिनों बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। चलिए खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी मनपसंद की चीजें बनाई हैं। अब सुमन ने हगीज पहना हुआ था, इसलिए वो अपनी सारी परेशानियों से बेफिक्र होकर रौनक के साथ अपना समय बिताती है और रौनक को भी सुमन की इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता। अब इसी तरह से आए दिन सुमन हगीज पहनकर घूमती और किसी को इसकी भनक भी नहीं होने देती और सुमन सबकी नजरों से छुपकर हगीज को कूड़े के साथ फेंकाती। ऐसे ही एक दिन जोरदार बारिश हो रही होती है। आज बारिश कितनी ज्यादा हो रही है कि तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो मेरे दोनों हगीज
खराब हो चुके हैं, तीसरा भी खराब होने वाला है। इतने सारे हगीज को कैसे फेंकूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। इस सोच में डूबी सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो तभी कमरे में रौनक आ जाता है। कमरे में रौनक के आते ही थोड़ी बदबू सी आती है और वो सुमन से कहता है, सुमन तुम कमरे में खड़ी कैसे हो? क्या तुम्हें कमरे में कोई बदबू नहीं आ रही? बदबू? ये बदबू तो मेरे हगीज की है जिसमें मैंने सूसू और पॉटी किया हुआ है। बारिश की वजह से मैंने उसे कमरे में ही बेड के नीचे पन्नी में डालकर छुपा रखा है, कहीं रौनक जी की नजर न पड़ जाए। हे भगवान, जल्दी से इस बारिश को रोक दो ताकि मैं अपने खराब हगीज फेंक सकूं। सुमन क्या सोच रही हो बताओ? मुझे लगता है रौनक जी बारिश की वजह से ही बदबू आ रही। आप जानते हैं ना, हमारे सामने वाले घर में कितने सारे छोटे बच्चे, वो सारे बच्चे सूसू पॉटी करते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, लगता है उनकी माँ हगीज नहीं फेंक कर आ पाई होंगी। तुम शायद बिल्कुल सही कह रही हो। एक काम करो, तुम खिड़की बंद कर दो। इस खिड़की के ही जरिए घर में बदबू आ रही है। बदबू के चलते रौनक अपने कमरे से चला जाता है तो वहीं दूसरी ओर सुमन बारिश के बंद होने का इंतजार करती है, पर बारिश बंद नहीं होती, जिसके बाद सुमन ठान लेती है कि वो इस बारिश का फायदा उठाएगी और अपने सारे हगीज नाली में फेंक देगी। माफ करना सामने वाली पड़ोसन, अगर ये हगीज पकड़े भी गए तो बारिश के पानी से खराब हो चुके होंगे और सबको यही लगेगा कि ये तुम्हारा काम है। मुझे बस अपनी सच्चाई छिपानी है। अगर किसी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन को खुद बचने के लिए अपने डायपर्स नाली में फेंकने पड़ते हैं और ये सब कुछ रौनक देख लेता है, पर रौनक सुमन से कुछ नहीं कहता। और जब अलमारी खोलता है तो वह देखता है कि अलमारी में भी बहुत सारे अडल्ट डायपर्स रखे हुए हैं, जिसके बाद रौनक को सुमन पर शक होने लगता है और वह सुमन पर नजर रखता है, जिसके बाद रौनक को पता चल जाता है कि सुमन को कपड़े में ही पॉटी करने की आदत है। सुमन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कपड़ों में ही पॉटी हो जाती है? ये आप क्या कह रहे हैं रौनक जी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं घर की बहू हूँ, भला मैं कपड़ों में इस तरह की हरकत क्यों करूँगी? झूठ बोलना बंद करो। मैं एक फौजी हूँ और फौजी की नजरों से कोई नहीं बच पाता। मैं सब जान चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे सच बता दो ताकि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूँ। रौनक की बात सुनकर सुमन सारा सच रौनक को बता देती है और रौनक सुमन का साथ देता है और उसका इलाज करवाता है। इलाज की वजह से सुमन की इस हरकत में सुधार आ जाता है।